कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की जो है वो स्पीच आप लोग सुनिएगा। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है। तो पहले तो ये बताइए आप में से किस किस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की जो है वो स्पीच सुनी है। अभी फिलहाल जो है आप लोगों ने देखा विनेश फोगाट के बारे में क्या क्या बातें बोली जा रही थी कि 76 लाख रुपए खर्च किए गए उनके ऊपर में। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की जो है वो स्पीच आप लोग सुनिएगा। तो पहले तो ये बताइए आप में से किस किस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की जो है वो स्पीच सुनी है, मतलब रियलिटी में सुनी है, ऐसा नहीं कि बस हाँ एक तरीके से कि कहने के लिए बस हाँ किया बस खोल के रख लिए। तो आप लोगों ने पूरी स्पीच किस किस ने सुनी है पहले तो आप लोग ये बताइए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों ने चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। तो फिर इसके बारे में मैं आप लोगों से भी बात करता हूँ। उनकी स्पीच में कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई हैं और उसके ऊपर में अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को एडिटोरियल भी देखने को मिलेगी। ये इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब एडिटोरियल आप लोगों को नजर आएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जो जो शब्द इनके द्वारा इस स्पीच के अंदर में इस्तेमाल किए गए हैं वो शब्द जो है पहले भी एडिटोरियल उनके ऊपर में दुनिया भर के छप चुके हैं, तो आगे भी वो एडिटोरियल बनते हुए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले उनके द्वारा बात की गई यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसको यूसीसी आप लोग बोलते हो। इसका मतलब यह है कि उन्होंने बोला है कि हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाते हो तो आप लोग को पार्ट 4 में, जैसे मैंने बताया पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट होते हैं, ऐसे ही पार्ट 4 के अंदर में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोग की डीपीएसपी होती है। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये जो पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसके अंदर में एक आर्टिकल है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा, और वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 जो है वो यहां पर बात करता है हम लोगों की सोसाइटी को एक सेक्युलर सोसाइटी बनाने के लिए एक सेक्युलर सिविल कोड, यानी कि चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, अगर एक महिला अपने हस्बैंड के साथ में अगर डाइवोर्स लेती है तो उसको इसी तरीके से बेनिफिट मिलना चाहिए जैसा दूसरे रिलीजन की या दूसरी कम्युनिटी की महिला को मिलता है। ये आप लोग को रिलीजन या फिर कास्ट या फिर एक सोसाइटी के जो एक नॉर्म्स है उनके न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब जैसे हमारे देश के अंदर में मान लीजिए आप लोग हिंदू हो या फिर आप लोग मुस्लिम हो या फिर सिख हो या फिर ईसाई हो, अगर कल को जॉब करते हो और आप लोग पैसा कमाते हो तो इनकम टैक्स के अंदर में ये नहीं देखेंगे कि आप लोग कौन से रिलीजन से आते हैं, कौन सी कास्ट से आते हैं। अगर आप लोग की इनकम एक कैटेगरी के ऊपर जाएगी तो टैक्स आप लोगों को पे करना पड़ेगा। वो ये नहीं बोलेंगे भाई साहब आप लोग यहाँ पर पर्टिकुलर कैटेगरी से आते हैं थोड़ा कम टैक्स दे दो, आप लोग की अर्निंग के बेसिस पर आप लोग का टैक्स लिया जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर आज की डेट में आप लोग अगर ट्रैफिक, बेसिकली आप लोग गाड़ी में जा रहे हो अपनी और ट्रैफिक लाइट वहां पर जली हुई है, तो ट्रैफिक लाइट ये नहीं बोलेगी रेड लगी हुई तो हिंदू निकल जाओ और ग्रीन लगी हुई तो मुस्लिम निकल जाओ और येलो जली हुई है तो भाई साहब सिख निकल जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा वहां पर। वहां पर आप लोगों को सबके लिए इक्वल रहेगी, वहां पर जो भी तोड़ेगा उसके ऊपर में चालान लगेगा, वो कास्ट नहीं देखेंगे आप लोग उस टाइम पर। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाओ यहाँ पर, जो कहने का मतलब यहाँ पर ही हो गया कि ऐसा नहीं है कि समाज के अंदर में यूनिफॉर्मली हम लोग सिविल कोड फॉलो नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, टैक्स देने में हम लोग फॉलो कर रहे हैं आज की डेट में। आज के डेट में कहीं पर भी आप लोग जो बहुत सारे नॉर्म्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कास्ट सोसाइटी रिलीजन से ऊपर उठकर बात करते हैं। तो हम लोग फिर यहाँ पर शादी विवाह के मामलों में इनको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते, डाइवोर्सेस के मामलों में इनको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 डालने से पहले सोचा तो होगा कि यार इसको सोसाइटी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा तो जद्दोजहद की गई थी काफी लार्ज स्केल पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, पर लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करा पाए, ऐसी सिचुएशन उस टाइम पर देखने को मिल रही थी। तो इसलिए जरूरी है कि कैसे हम लोग इसको रियलिटी में ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं ये किया जाता है कि आज की डेट में जैसे कानून हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करते हैं। तो सबको इक्वेलिटी प्रोवाइड कराना ये जरूरी है। हमारा संविधान बोलता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो है वो तभी निकल कर आएगी जब 44 एक सेकंड, अब तक खांसी जो है ठीक से नहीं हुई, ठीक से पूरी जो होता है ना एकदम बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाती है, वो वाली नहीं हुई, भी ठीक। अब तो कुछ कम आ रही है, कल तो इतनी ज्यादा आ रही थी जिसकी कुछ ज्यादा नहीं है। 44 अगर आर्टिकल के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान निर्माताओं का विजन था हमारे देश में।
वो चाह रहे थे कि कैसे हम लोग आज की डेट में यूसीसी को अपने देश के अंदर में इंप्लीमेंट करें और फुलफिल करें उनका विजन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का, तो उसके ऊपर में उनका फोकस था। तो उसी को लेकर चलने की बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। तो हो सकता है कि अब की टर्म जो इनकी चल रही है 2024 से लेके 2029 तक जो ये टर्म चलने वाली है यहाँ पर, इसके अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आप लोग को इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आए। क्योंकि लाल किले की चोटी से इस तरीके की बातें करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर में कोई ना कोई प्रोग्रामिंग हो रहा है कि हो सकता है कि चल रही हो और जल्दी आप लोग यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट करते हुए नजर आओ। ठीक है, इसके साथ में अपोजिशन को लेकर यहाँ पर क्या क्या बातें की जा रही है। ठीक है, क्रिटिसिज्म है अपोजिशन का कुछ इश्यूज को लेकर, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। वुमेन सेफ्टी को लेकर यहाँ पर बातें की गई। यहाँ पर आप लोगों को पता है अभी जो इंसिडेंट देखने को मिला वेस्ट बंगाल का, उसका भी इनडायरेक्ट वे में जिक्र यहाँ पर किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर लाल किले की चोटी से। तो ये जरूरी है कि इन मुद्दों को उठाया जाए यहाँ पर लेकिन मुद्दा फिर यहाँ पर ये कि उठने के बाद में क्या इसके ऊपर में प्रॉपर कानून बने इसको लेकर। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला, क्योंकि कई बार इसके ऊपर में पॉलिटिक्स होने लगती है। भाई ये मुद्दा अगर इस स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया उसके ऊपर में आरोप लगा दो, उसने कर दिया तो उसके ऊपर में आरोप लगा दो, एक दूसरे के आरोप गिरवाने लग जाओ। मतलब इतनी गिरी हुई पॉलिटिक्स भी नहीं करनी चाहिए कि भाई साहब महिलाओं के साथ में गलत हो रहा है और उसके ऊपर में पॉलिटिक्स की जा रही है। तो ये भी पॉलिटिक्स का गिरता हुआ स्तर हमारी सोसाइटी में दिखाता है कि उस बच्ची के बारे में ये ना सोचकर कि उसको न्याय कैसे मिले, उसके ऊपर में अगर तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो तो ये किस लेवल की पॉलिटिक्स है आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसलिए वुमेन सेफ्टी सर्वोपरि यहाँ पर होनी चाहिए, इसको लेकर फोकस किया जा रहा है। और कुछ भी ऐसा अगर कोई क्राइम होता है अगेंस्ट वुमेन, तो उनको कितनी जल्दी उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग सोसाइटी में 50% पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि किसी एक महिला के बारे में। आज की डेट में भी हमारी सोसाइटी में अप्रोक्सीमेट 50% महिलाएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसके चलते फोकस देना पड़ेगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखा अदानी जो ग्रुप के ऊपर में जो आरोप लगाए गए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में, काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर चीजें देखने को मिली कि हाँ एक बार को तो लगा नेगेटिव इंपैक्ट होगा, पर लेकिन सारी चीजें स्टेबल हो गई, कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ा नहीं है। तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी का पता चलता है। पहले जो थी कितनी ज्यादा छिन गिन हो जाती थी जरा सी देर में। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग अपने ही ऊपर इतने सेल्फ सफिशिएंट रहे कहीं ना कहीं कि बाहर वाले जो हैं वो पटाखे फोड़ते चले जाएं और हमारा कुछ ना बिगड़े। ठीक है, समाज के अंदर में करप्शन, ये करप्शन एक दीमक की तरीके से होता है किसी भी समाज के अंदर में। जितना ज्यादा करप्शन होगा उतना ही गरीब का हक मरता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। क्योंकि कभी भी अमीर जो है उसका हक नहीं मरता, वो तो और हक मारता हुआ नजर आता है। ये आप लोगों ने सुना ना कि हवाई जहाज के ऊपर में जीएसटी और ट्रैक्टर के ऊपर में जीएसटी कंपेयर करोगे तो आप लोग की आंखें खुल जाएगी। तो ऐसे देश के अंदर में कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि अमीरों के लिए ही कानून बनाए जाते हैं, अगर रियलिटी में आप लोग देखो। ठीक है, गरीबों का खून चूसने के लिए कानून बनाए जाते हैं। टैक्स मतलब अमीर इतने हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, उनके ऊपर में टैक्स हटाकर भाई एक नॉर्मल इंसान के ऊपर में टैक्स इंपोज करने की कोशिश की जाती है। और फिर कह रहे हैं कि यार ये टैक्स चोरी कर रहे हैं। यार उनको ले देकर तो बेचारे वो कमा रहे हैं, तुम उनमें से खून को उनको उनकी हड्डियां चूस चूस कर तुम उनमें से वो निकाल कर ले जा रहे हो। ठीक है, तो सोच के देखो यहाँ पर किस तरीके से हरकतें करते हैं। पहले आप लोगों से जीएसटी मांग रहे हैं 18%, फिर आप लोग इनकम टैक्स मांग रहे हैं उसमें से। तो यहाँ पर ये वाली बात है कि अगर आप लोग एक इंसान की कमाई का 50% से ज्यादा अगर तुम टैक्स में लेकर चले जा रहे हो, और फिर उसको फैसिलिटी कैसी दे रहे हो कि भाई साहब पुल टूटे हुए हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ में रेप हो रहे हैं, यहाँ पर किसी का भी मर्डर हो जा रहा है, और ऐसी फैसिलिटी फिर तुम प्रोवाइड करा रहे हो, तो टैक्स पे करने वाले की आत्मा नहीं रोएगी यहाँ पर इस टाइम पर टैक्स पे करते हुए। तो यहाँ पर अगर ये सही से आप लोग चाहते हो चीजों को इंप्लीमेंट करें, बिहार के अंदर में एक खेत के अंदर में पुल खड़ा कर रखा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। उसके ऊपर में जब उससे रिपोर्ट मांगी गई डीएम से तो मतलब ना इधर नदी है ना इधर नदी है, ना इधर कोई बेसिकली इसके पास में रास्ता है ना इधर रास्ता है, खेत में पुल खड़ा कर दिया वहां पर बनाकर। उससे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर कि ये मतलब क्या सोच के बनाई, तो बता दो ये कि आगे फ्यूचर में यहाँ से कोई नदी आएगी, यहाँ से कोई रेल निकलेगी, इसके ऊपर इसके लिए ब्रिज बनाया गया यहाँ पर, बस ये दिखाने के लिए कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कौन है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल। इतने सारे पुल गिर गए यहाँ पर, इतने सारे आज के डेट में रोड के अंदर में गड्ढे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं जगह जगह। एयरपोर्ट के ऊपर से गिरकर आप लोग यहाँ पर बेसिकली उसके डंडे वगैरह जो लोहे गिरकर टूटकर यहाँ पर कैब ड्राइवर की जान चली जा रही है। तो क्या यही है रियलिटी में रेस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर के लिए आप लोग की। तो इसके लिए बात की जा रही है। ठीक है, इसी के साथ में इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बांग्लादेश के बारे में बात की गई। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ये बांग्लादेश के बारे में बोलना ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था हालांकि कि कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ ना कुछ बात की जाएगी। तो उन्होंने बोला कि एक प्रेगमेटिव अप्रोच के लिए बोला कि बांग्लादेश के साथ में है 140 करोड़ जो देश है और वहां पर जो माइनॉरिटी है उनके साथ में जो हो रहा है
उसको पीस के लिए साथ में मिलकर काम करें, डेवलपमेंट के लिए बांग्लादेश के हम लोग सपोर्ट में खड़े हैं, हमारा पड़ोसी देश है। तो ये कुछ बातें बोली गई यहाँ पर। इसी के साथ में मेडिकल सीट को लेकर जो कंडीशन आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो उसके चलते यहाँ पर आज की डेट में हमारे देश से डॉक्टर बाहर जाते हैं, तो उसको लेकर भी बात की जा रही है कि 75,000 मेडिकल सीट जो है वो हमारे देश के अंदर में बढ़ाई जाएंगी। भैया मेडिकल सीट तो बढ़ा दोगे, चलो समझ में आ गया, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये कि क्या इन मेडिकल सीट पे आप लोग एग्जाम आराम से कंडक्ट करा पाओगे? सीट तो बढ़ गई है यहाँ पर लेकिन क्या उसमें एक ऐसा विद्यार्थी जाकर बैठेगा जो विद्यार्थी रियलिटी मेहनत करके वहां पर जा रहा है? तो ये इस तरीके से चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको चीजों को आप लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पर। अभी जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज मुझे लग रही थी, मतलब आज की डेट में आप लोग सोच के देखो, अगर जैसे इतने सारे बिहार के अंदर में एग्जाम जो है वो आज के डेट में जैसे कंडक्ट कराया गया, बिहार के अंदर में कह रहा हूँ, सारे देश के अंदर में, और उसमें इतने सारी जो नकल चली और नकल चलने के बाद में फिर से री एग्जाम हो रहा है यहाँ पर, और री एग्जाम अगर हो रहा है तो भाई साहब री एग्जाम के टाइम पर क्या हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एक बच्चा जो है रिजर्वेशन करा के वो कहीं पेपर देने गया होगा, उसने कहीं होटल वगैरह में कहीं पर रूम भी लिया होगा, आने जाने का खर्चा, वो सारी चीजें, क्या हम लोगों ने उसको कंसीडर किया यहाँ पर? जब हम लोग री एग्जाम करा रहे हैं, उसका खर्चा कौन उठाएगा, उसका एक्सपेंस कौन उठाएगा, उसके बारे में कौन बात करेगा? तो ये सारी चीजें हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम लोग कंसीडर भी नहीं करते हैं। तो जरूरी है कि आप लोग अगर एग्जाम को एक बार में कंडक्ट करा दो, क्योंकि वहां भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अगर तुम फिर से री एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो तो पॉलिटिशियन की पॉकेट से तो पैसा जाना नहीं है, फिर से टैक्स पेयर की मनी बर्बाद होनी है वहां पर, इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो। पर तुम्हारे घर से थोड़ी ना जाना है। और तुम जो हो भाई साहब आज की डेट में, अभी फिलहाल जो है आप लोगों ने देखा विनेश फोगाट के बारे में क्या क्या बातें बोली जा रही थी कि 76 लाख रुपए खर्च किए गए उनके ऊपर में। कभी अपने अपने लिए भी देख लिया करो कि तुम्हारे ऊपर में क्या क्या खर्च करो और तुम्हारे कुकर्मों की वजह से क्या क्या चीजें देश के अंदर में देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, जो ये पॉलिटिक्स की जाती है ना हर जगह, वेस्ट बंगाल के अंदर में जो भी मतलब पॉलिटिक्स का लेवल गिरता हुआ देखा उस रेप केसेस को लेकर, मतलब पॉलिटिक्स अलग ही लेवल की खतरनाक हो जाती है भाई साहब, ठीक है। ये इसीलिए कहीं ना कहीं एक जब देश आजाद हुआ उस टाइम पर जो पॉलिटिशियन थे उनको लोग भगवान मान रहे थे। क्यों? क्योंकि लग रहा था कि यार कोई ऐसे हैं कि देश में जो बेसिकली एक तरीके से हमको आजाद करा कर लेकर आए। जब पॉलिटिशियन जो है उन्होंने अपना काम चेंज, पहले उस टाइम पे वो ड्यूटी मानते थे पॉलिटिक्स को, ठीक है, फिर वो जॉब मानने लगे पॉलिटिक्स को, और आज के डेट में बिजनेस मानते हैं वैसा पॉलिटिक्स को। और जहां बिजनेस हो जाता है फिर वहां पर आप लोगों को पता है वहां पर बस प्रॉफिट नजर आता है, वहां पर जनता गई भाड़ में। तो वो कंडीशन आप लोग को देखने को मिलती है। तो आज की डेट में पॉलिटिक्स बिजनेस है, और बिजनेस जो होता है वो सौंपा जाता है, अपने बच्चों को सौंपा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, पॉलिटिशियन अपने बच्चों को बिजनेस सौंपते हुए जा रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पॉलिटिशियन निकलते हुए आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि ग्राउंड से निकलकर पॉलिटिशियन आगे बन गया, भाई दबाने की कोशिश की जाती है श्याम दाम दंड भेद लगाकर उसको। तो ये जो गोल्ड मेडल हमारे हाथ से गया है विनीश, जो यहाँ पर विनेश फोगाट का, ये रियलिटी में बताऊं तो ये पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ा हुआ, ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो एक मेडल आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। अगर प्रॉपर वे में उस बंदी की आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना, तो आप लोगों का सैल्यूट करने का मन करेगा, कहां से उठकर वो बच्ची कैसे पहुंची और किस तरीके से वहां पर आकर। हालांकि अभी की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उनके जो ताऊजी हैं उनके द्वारा भी बोला गया कि जो संन्यास उन्होंने अनाउंस किया है वो 2028 का भी ओलंपिक जो है वो खेल सकती है। अगर ऐसा होता है तो मजा आ जाएगा, कि अगर 2028 का ओलंपिक वो खेलती हैं तो भाई साहब मजा आ जाएगा। क्योंकि पर वही है कि 4 साल तक उसी बॉडी को, उसी फिटनेस को मेंटेन रखा के चलना तो भी आसान काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे अचीवमेंट्स यहाँ पर इनके द्वारा गिनवाए गए। तो देखने वाली बात है कि अब कैसे चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर 98 मिनट की स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की। उन्होंने अपने पास्ट 10 ईयर का जो बताया, काफी सारे डेवलपमेंट के बारे में बताया, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो जो अच्छी चीजें हैं उनके लिए सरकार को अप्रिशिएट किया करो, और जो अच्छी चीजें नहीं है जिसमें कोई कमी है उसके लिए उसके लिए क्रिटिसाइज किया करो, ताकि और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। और यही काम मीडिया का भी यहाँ पर होना चाहिए कहीं ना कहीं। पर लेकिन मीडिया अपना काम करती नहीं है, जो भी नई सरकार आती है वो उसकी चाटुकारिता करने लगते हैं।